हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम शुक्ला और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम जीएस ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज हम लोग बजट वाला हिस्सा कवर करेंगे। बजट किन किन चरणों से गुजर के पारित होता है, कैसे पारित होता है और क्या क्या चरण होते हैं, उसके क्या क्या प्रोसेस होता है, उसके अलावा बजट क्या चीज़ होता है, ये सब वाला हिस्सा जो है आज हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक, बजट को क्या बोला गया संविधान में? वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट नहीं कहा गया संविधान में, बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। बजट को क्या कहा गया? वार्षिक वित्तीय विवरण। और बजट का मतलब क्या होता है? चमड़े का थैला। ठीक है, बजट का मतलब क्या होता है? चमड़े का थैला। ठीक है, बजट का मतलब, बजट क्या होता है? बजट जो होता है वो पिछले साल, पिछले वर्ष, एक वित्तीय वर्ष कब से चालू होता है? 1 मार्च से चालू होता है। 1 अप्रैल से चालू होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। ठीक है, भारत में ये वित्तीय वर्ष में तो पिछला वर्ष जितना भी सरकार का आय हुआ और जितना भी सरकार ने विभिन्न मदों पे खर्च किया उसका विवरण, और आने वाले वर्ष का जितना आय होने वाला है सरकार का और उसका जो विवरण है, उसका जो खर्च है, किस में सरकार जो है क्या क्या प्लानिंग है, किस योजनाओं में खर्चा करना है, कितना पैसा किसी कार्यक्रम में खर्चा करना है, कितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना है, कितना रेलवे में खर्चा करना है, कितना हेल्थ सेक्टर में खर्च करना है। तो आय और व्यय का विवरण देना कहलाता है बजट। ठीक है, बजट भाषण के माध्यम से वित्त मंत्री जो होती है पिछले वर्ष का आय और व्यय का ब्यौरा देती है और ब्यौरा देते हैं, और आने वाले वर्ष का, आगामी वर्ष का आय और व्यय का ब्यौरा देना, ठीक है, वो बजट भाषण के माध्यम से दिया जाता है और इसी को कहा जाता है बजट। बजट शब्द का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है, याद रखिएगा इसको। ठीक, पहले थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। 1921 में रेल बजट को आम बजट से पृथक किया गया। एकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1921 में रेल बजट को आम बजट से पृथक किया गया था, जिसे 2016 में विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर फिर से मिला दिया गया। रेल बजट को फिर से मिला दिया गया 2016 में विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर। पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा। बजट देखिए, 2 प्रकार का बजट होते हैं। एक होता है अंतरिम बजट और एक होता है आम बजट। अंतरिम बजट क्या होता है? जो चुनाव वाले वर्ष जो होता है, देखिए जो चुनाव होने वाला वर्ष रहता है उसमें जो प्रस्तुत किया जाता है वो बजट कहलाता है अंतरिम बजट। कैसे? अक्टूबर नवंबर में सपोज चुनाव होने वाला है, अक्टूबर नवंबर, क्योंकि चुनाव ये देख के थोड़ी ना होता है कि आपका वित्तीय वर्ष कब समाप्त हो रहा है तब चुनाव होगा। चुनाव तो पूरे साल के वित्तीय वर्ष के बीच में हो जाता है ना, कभी भी हो जाता है, स्टेट में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। तो चुनाव वर्ष वाला जो वर्ष है उसमें मान लो जाए अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो रहा है, तो जो 2019 में जैसे लोकसभा चुनाव हुआ था तो 2019 का जो बजट प्रस्तुत किया गया था वो बजट का कहलाएगा? अंतरिम बजट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि चुनाव तो बीच में होने वाला है ना, तो आगामी वर्ष में हमको क्या क्या खर्चा करना है, जो सरकार है तत्कालीन सरकार, उसको थोड़ी ना पता है कि आगामी वर्ष में जो चुनाव होगा उसमें हम ही जीत के आएंगे करके। तो वो कितने वर्ष के, ये जो मार्च अप्रैल में जैसे बजट पारित हुआ है तो 4-6 महीने का ही बजट प्रस्तुत करेगी ना। आगामी वर्ष का, पूरे साल भर के वित्तीय वर्ष का क्या खर्च करने वाली वो थोड़ी ना बताएगी। पिछला जो है वो तो पूरा विवरण देगी, लेकिन आगामी वर्ष का तो उसको पता ही नहीं होगा कि अगली सरकार कौन सी आने वाली है। तो जो चुनाव वर्ष है उसमें 5-7-8 महीने के लिए ही वो बजट प्रस्तुत करेगी, उतने ही समय का प्लानिंग करेगी। तो उसको कहा जाता है अंतरिम बजट। जो चुनाव वाले वर्ष जो प्रस्तुत किया जाता है उसे कहा जाता है अंतरिम बजट। ठीक है, समझ गए आप लोग। दूसरा होता है आम बजट, जो पूरे वर्ष भर में प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत किया जाता है और पूरे वर्ष भर के लिए होता है, वो कहलाता है आम बजट। तो बजट 2 तरीके के होते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति प्रस्तुत करवाता है वित्त मंत्री के माध्यम से। बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। कौन प्रस्तुत करवाता है? राष्ट्रपति। उसकी पूर्व सहमति लेनी आवश्यक होती है। इसके अलावा केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बजट भाषण कहां होता है? केवल लोकसभा में होता है। और अनुदान की मांग होती है। ठीक है, अनुदान की मांग होती है राष्ट्रपति की पूर्व, ये अनुदान की मांग क्या होती है मैं बताऊंगा अभी। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर, राष्ट्रपति की संस्तुति पर, राष्ट्रपति जब बोलेंगे तब अनुदान की मांग होगी और बजट प्रस्तुत किया जाएगा। बजट भाषण लोकसभा में दिया जाता है। ठीक है, और अनुदान की मांग भी लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। इसको राज्यसभा की कोई इसका कोई पावर नहीं होता राज्यसभा का अनुदान की मांग पर। उसको पारित करने की शक्ति केवल लोकसभा के पास होती है। ठीक है, बजट का प्रस्तुतिकरण, पहला चरण, 5-6 चरण में बजट प्रस्तुत होता है। पहला प्रस्तुतिकरण, फिर आम बजट, आम बहस, फिर विभागीय समितियों द्वारा जांच, अनुदान की मांग पर मतदान, विनियोग विधेयक पारित होना, और उसके बाद फिर
वित्त विधेयक का पारित होना। 6 चरणों से होकर गुजर के जो है एक बजट जो है वो पूरा पूरा पारित होता है। बजट क्या है? बेसिकली बजट कुछ नहीं है, बजट भाषण। भाई बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोल सकता है कि कितने हम लोग 1000 करोड़ रुपए इस मद पे खर्चा करेंगे, 50,000 करोड़ रुपए इस सेक्टर पे खर्च करेंगे। तो बजट भाषण का कोई मतलब नहीं होता जब तक उसे पारित न किया गया हो संसद में। जब वो बजट भाषण पारित होता है तभी वो वैधानिक स्वीकृति उसको प्राप्त होती है। ठीक है, बजट को जब पारित होने, बजट भाषण का कोई खास मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक तरीके का भाषण होता है, सरकार का प्लानिंग होता है कि हम लोग आगामी वर्ष के लिए क्या क्या करना चाहते हैं। तो वो जो इन चरणों से जब होकर गुजर के बजट पास होता है तभी उसका कोई महत्व होता है। रेल बजट, बजट का प्रस्तुतिकरण पहला चरण। रेल बजट फरवरी के तीसरे सप्ताह में प्रस्तुत होता है। रेल मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है रेल बजट फरवरी के तीसरे सप्ताह में। ठीक है, इसमें 32 प्रकार की मांगे होती है। और आम बजट फरवरी के अंतिम दिवस प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। इसमें 109 प्रकार की मांगे होती है। ठीक, याद रखिएगा इसको, रेल बजट और आम बजट तो अब जो है वो वित्त मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो रेल बजट जो रहता है वो रेल मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, आम बजट जो रहता है वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब तो जो दोनों कंबाइन हो गया है। ठीक है, अब बजट भाषण होता है उसके बाद, जब बजट प्रस्तुत हो जाता है तो उसके बाद बजट पे भाषण होता है। मतलब बजट प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री जो भाषण देते हैं उसे ही कहा जाता है बजट भाषण। ये लोकसभा में बजट पेश किया जाता है और बजट भाषण दिया जाता है। बजट भाषण में मैंने बताया कि वित्त मंत्री जो होते हैं वो पूरा अपने साल भर का कितना प्लानिंग है, किस मदों पर कितना खर्चा होना है, उसको वो बताते हैं। ठीक है, उसके बाद आम बहस होता है। बजट भाषण हो गया, वित्त मंत्री का भाषण हो गया, उसके बाद क्या होता है? आम बहस होता है। जो बजट प्रस्तुत किए रहते हैं उसमें जो विपक्ष रहता है और जो पक्ष के लोग रहते हैं, विपक्ष के लोग सवाल करते हैं कि आप इस सेक्टर में इतना खर्चा क्यों किए, इस सेक्टर में इतना खर्चा क्यों किए, इसमें ज़्यादा खर्चा करना था, एजुकेशन में ज़्यादा खर्चा करना था, हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा खर्चा करना था। और जो सत्ता पक्ष के लोग रहते हैं वो उसका रिप्लाई देते हैं, उस सवाल का जवाब देते हैं। तो उसी को कहते हैं आम बहस। ये 3-4 दिनों तक जो बजट प्रस्तुत किया रहता है उस पर आम बहस चलती है, साधारण बहस। तीसरा स्टेप होता है विभागीय समितियों द्वारा जांच। ठीक है, तो ये क्या होता है? बहुत सारी समिति बना दी जाती है और विभागीय समिति बनाकर उसको जांच के लिए भेज दिया जाता है। वो जो समिति रहती है, जैसे कि विधेयकों को जांच के लिए भेजा जाता है ना, प्रवर समिति को दिया जाता है विधेयकों को। 2 प्रकार की समिति होती है, प्रवर समिति, एक संयुक्त प्रवर। ठीक है, साधारण प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति। तो प्रवर समिति विधेयकों का जांच करती है, उसी तरीके से बजट की भी सूक्ष्म जांच करने के लिए विभागीय समितियों का गठन किया जाता है और विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाती है कि ये जो किया जा रहा है वो सही है, कानूनी रूप से सही है कि नहीं, या जिस सेक्टर पे जितना खर्चा किया जा रहा है उस सेक्टर पे उतना ही खर्चा किया जाना सही है कि उसमें ज़्यादा कर देना। ये केवल जो रहती है ये विभागीय समितियां जांच करके अनुशंसा प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, ये सुधार नहीं कर सकती बजट में, ये केवल सहायता और सलाह देने के लिए होती हैं। तो विभागीय समितियों द्वारा जांच कर लिया जाता है। उसके बाद चौथे स्टेप में अनुदान की मांग पर मतदान की जाती है लोकसभा में। राज्यसभा का पावर नहीं है अनुदान की मांग पर मतदान करने का। अनुदान की मांग क्या होती है? कोई भी जो मांग होता है, ठीक है, कोई भी मांग होती है किसी भी मद में, किसी भी विभाग में, किसी भी सेक्टर पे खर्च करने के लिए वो मांग होती है पहले। जब ये मांग पर मतदान हो जाता है तो इसे ये अनुदान का रूप ले लेती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अनुदान कहते हैं। कोई भी मांग, अनुदान की मांग मतलब क्या होती है? मांग, एक तरीके से डिमांड, इस चीज़ पे इतना खर्च करना जरूरी है, इतने, वो मांग होती है पहले। ठीक है, उसी मांग को जब मतदान हो जाता है और वो मांग पारित हो जाती है तो वो कहलाती है अनुदान की मांग कहलाती है। ठीक है, तो समझ गया अनुदान की मांग क्या है? एक तरीके से डिमांड ही है, लेकिन जब वो पारित हो जाती है, उसको वैधानिक स्वीकृति मिल जाती है संसद की, तो उसे अनुदान की मांग कहा जाता है। अनुदान की मांग केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और लोकसभा ही इसको पारित कर सकती है। राज्यसभा का इस पर कोई भी पावर नहीं है। अब ये जब अनुदान की मांग प्रस्तुत पारित हो जाती है, मतदान हो जाता है, तब इसी पे कटौती प्रस्ताव आता है। क्या आता है? कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव एक तरीके का सांकेतिक प्रस्ताव होता है। जो विपक्ष होता है, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है एक तो बहस करना। वास्तव में काम क्या है? विपक्ष क्यों मतलब भारतीय संविधान में विपक्ष क्यों बनाया गया है? विपक्ष इसलिए बनाया गया है, विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। विपक्ष का काम है अच्छी चीज़ों को एप्रिशिएट करना, जो लोकहित में हो, जनता के हित में हो, उसको एप्रिशिएट करना, और जो गलत हो, जनता के लिए जो खिलाफ जारी हो जो नीतियाँ, ऐसी नीतियों को संसद में पारित न होने देना, उसका विरोध करना। और दूसरा काम होता है जनता की आवाज़ बनना। पब्लिक को क्या चाहिए, क्या डिमांड है पब्लिक की, उस पब्लिक की डिमांड को संसद में जो पेश करने का, संसद में प्रस्तुत करने का मुख्य काम जो करती है वो विपक्ष करती है। लेकिन जब लोग अपने मतों का गलत प्रयोग करेंगे, ठीक है, जब डेमोक्रेसी में लोग
शराब और पैसे और धर्म की लालच में आके गलत लोगों को वोट देंगे, अनपढ़ गंवार लोगों को पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे, तो वो विपक्ष कैसा होगा? वो विपक्ष वैसा ही होगा जैसे आज का विपक्ष है, कि जैसे जनता की मांग को उठानी, अच्छे चीज़ों पे भी विरोध करेगी, 370 पारित हुआ उस पर भी विरोध करेगी, और जिस पे विरोध करना चाहिए उस पे नहीं करेंगे। मतलब वो अपना उद्देश्य ही बना चुके हैं कि हर चीज़ का विरोध ही करना है, जो अच्छा चीज़ है उसका भी विरोध करना है, जो गलत चीज़ है उसको भी विरोध करना है। संसद में विरोध, विपक्ष का मतलब विरोध हो गया आज के डेट में। विपक्ष का मतलब विरोध होता है, लेकिन गलत चीज़ों का विरोध। तो ये कटौती प्रस्ताव में बता रहा था, इसी से संबंधित है। कटौती प्रस्ताव क्या होता है? एक तरीके से संकेत होता है, विरोध प्रस्तुत करना। इसका कोई मतलब नहीं होता है, मैं अभी बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन विपक्ष का काम है विरोध करना, तो उसको चाहिए बहस का साधन। विपक्ष एक ही काम करती है, वो सत्र को डिले कराने का कोशिश करती है। आजकल आपने देखा होगा, सत्र को किसी भी तरीके से निकल जाए, स्थगित हो जाए, ठीक है, ताकि जो सत्ता पक्ष है वो किसी भी तरीके का कोई बिल प्रस्तुत न कर पाए, कोई अच्छा चीज़ पारित न करवा पाए। ये उसका उद्देश्य हो गया है आजकल। तो ये वही है एक कटौती प्रस्ताव। नीति कटौती प्रस्ताव, 3 प्रकार की कटौती प्रस्ताव होती है। नीति कटौती प्रस्ताव, आर्थिक कटौती प्रस्ताव, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। ये एक बहस का समय देती है विपक्ष को, बहस कराने का, डिले कराने का समय देती है। नीति कटौती प्रस्ताव ये क्या होता है? मांग की राशि में 1 रुपये कम कर देना। नीति कटौती प्रस्ताव आता है और अगर पारित हो गया तो मांग की राशि में 1 रुपये कम कर देने, 1 रुपये कम हो जाता है। दूसरा होता है आर्थिक कटौती प्रस्ताव, राशि में एक निश्चित सीमा तक कम। 4000 करोड़ रुपए किसी वैक्सीन के लिए 4000 करोड़ रुपए दिया गया है। विपक्ष का मांग है कि इसमें एक निश्चित सीमा तक उसमें कम किया जाए, 500 करोड़ रुपए कम कर दिया जाए, 3500 करोड़ रुपए कम। तो एक निश्चित सीमा, एक्यूरेट, एक फिक्स्ड सीमा तक कमी किया जाता है अगर किसी चीज़ में, तो आर्थिक कटौती प्रस्ताव अगर पारित हो गया तो राशि की एक निश्चित सीमा तक कम कर दी जाती है। तीसरा होता है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, मांग में 100 रुपये की कमी। 4000 करोड़ रुपए कहीं खर्च हुआ है, 100 रुपये की कमी कर दी जाती है अगर ये पारित हो गया तो। ये बेसिकली कुछ नहीं होता है, केवल बहस का माध्यम प्रोवाइड कराता है पक्ष और विपक्ष को। इसकी उपयोगिता नहीं, केवल चर्चा होती है। अनुदान की मांग के लिए 26 दिन निर्धारित होती है। देखिए, मेरी अनुदान की मांग होती, कोई भी डिमांड होता है उसके लिए 26 दिन निर्धारित होता है। 26 दिन तक उस पर बहस होता है, 26 दिन के बाद अनुदान की मांग पारित हो जाती है। ठीक, तो ये हो गया आपका 4 स्टेप। अब अनुदान की मांग पारित हो गई, अब आएगा विनियोग विधेयक, 5वां नंबर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। विनियोग विधेयक क्या होता है? मैंने क्या बताया, बजट का बहस का कोई मतलब नहीं है। बहस बेसिकली, संसद में बहस क्या होता है? बहस इसलिए होता है, संसद को क्या कहा जाता है? बहस का सदन कहा जाता है। बहस होता है वहाँ, बहस से चीज़ें खुलती हैं परत दर परत, कि सरकार की इस पे क्या मंशा है, ये जो विधेयक लाया गया है उस पे सरकार की क्या मंशा है, क्या विज़न है, वो सही है कि नहीं, कुछ गलत उद्देश्य तो नहीं है। जब आप बहस करेंगे तो क्या होता है, विपक्ष सवाल पूछता है, सत्ता पक्ष को उसका जवाब देना पड़ता है विपक्ष सवाल का। तो इन सवाल जवाबों के दरमियान क्या होता है, चीज़ें पता चलती हैं। इसलिए किसी भी चीज़ों के लिए बहस जरूरी है संसद में। बिना बहस के कोई चीज़ पारित हो गई तो उसके पीछे की जो वास्तविक मंशा है वो समझ में नहीं आती है। और ये किसको बताना जरूरी रहता है? पब्लिक को। पब्लिक, बहस से ही पता चलता है पब्लिक को कि इस बजट में विशेष प्रावधान है तो क्यों रखे गए हैं, किस लिए रखे गए हैं, ये अच्छे मन से रखे गए हैं, अच्छे विजन के साथ रखे गए हैं कि नहीं रखे गए हैं, ये सब पता चलता है बहस से। जैसे कि अभी कृषि कानून है, आप देखिए कृषि कानून को पर्याप्त बहस के माध्यम से अगर प्रस्तुत किया होता, कृषि कानून को पूरा बहस, पर्याप्त मात्रा में उसमें बहस हुआ रहता, तो उससे किसानों को भी पता चलता कि ये जो विज़न, ये जो हम लोग के लिए बजट, ये जो विधेयक लाया गया है, ये हम लोग के लिए कितना लाभकारी है और कितना हानिकारक है, ये उनको पता चलता। सरकार इसके माध्यम से हमारे साथ क्या क्या करना चाहती है ये भी पता चलता उनको। लेकिन इसको पर्याप्त बहस के माध्यम से प्रस्तुत नहीं करवाया गया, मतलब प्रस्तुत किया गया लेकिन इस पर पर्याप्त बहस नहीं हुआ। इससे क्या हुआ, इसके लूप होल रह गए। अब उसको सरकार को वहाँ पे बाहर मीडिया के माध्यम से सरकार समझा रही कि नहीं, हमारी इस पर मंशा अच्छी थी, नहीं है, तभी समझा लिए रहते जब विधेयक पारित हुआ तब, मतलब तभी बहस अच्छे पर्याप्त माध्यम से हो जा रहा था, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अच्छा है बुरा है वो बात की बात है, बहस से ही पता चलता है कि वो कितना अच्छा है और कितना नहीं है। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बजट, बहस किस लिए ज़रूरी है। विनियोग विधेयक क्या होता है, जो बजट जो रहता है उसको खर्च करने की वैधानिक स्वीकृति देती। मैंने पहले भी बताया था, बजट का जो बजट भाषण होता है उससे कुछ नहीं होता है जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं हुआ है। जितना भी सरकार पैसा खर्चा करना चाहती है उसे खर्च कर ही नहीं सकती जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं हुआ है। विनियोग विधेयक पारित
होने के बाद ही सरकार को परमिशन मिलता है कि आप इस पे पैसा खर्चा कर सकते हैं। ये वैधानिक स्वीकृति प्रदान करती है खर्च करने के लिए संसद को। तो विनियोग विधेयक पारित होता है, अनुदान की मांग पारित होने के बाद 5वां नंबर पे विनियोग विधेयक पारित करवाया जाता है जो खर्च करने की वैधानिक स्वीकृति देती है सरकार को। ठीक, इसमें एक होता है लेखानुदान। अब देखिए मैंने क्या बताया, ये देखिए क्या हो रहा है, फरवरी के तीसरे सप्ताह, फरवरी के अंतिम दिन आम बजट पास हुआ। अब ये फरवरी निकल गया, अनुदान की मांग हुई, ये सब प्रोसेस हुआ, आम बहस हुआ 3-4 दिन के लिए, मार्च का महीना चल रहा है, विभागीय समितियों द्वारा जांच की, इसमें समय लगा, अनुदान की मांग पर मतदान हुई, अनुदान की मांग पर मतदान 26 दिन चला। तो कब तक चला, तो भाई ये तो फरवरी के अंदर, मार्च, अप्रैल आ गया, ये टोटल ये होते होते अनुदान की मांग पर 26 दिन तक जब निर्धारित होता है तो ये प्रोसेस होते होते लगभग 31 अप्रैल तक, 31 अप्रैल पूरा बीत जाता है। ठीक है, अप्रैल पूरा बीत जाता है, मई आ जाता है। और वित्तीय वर्ष कब से चालू हो गया है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया वित्तीय वर्ष, और अनुदान की मांग को पारित होते होते अप्रैल पूरा बीत गया है, मई आ गया है। तो इस दरमियान 1 अप्रैल से लेके मई तक जो खर्च होगा, मई तक जो सरकार को भाई पैसा, जो बहुत सारे काम चल रहे हैं जो उसको बंद थोड़ी करवा देंगे, उसके लिए तो पैसे की जरूरत पड़ेगी ना। तो उस पैसे के लिए इस दरमियान जो पैसा लगता है, उसे पैसे को जो पारित करवाना रहता है वो लेखानुदान के माध्यम से पारित होता है, लेखानुदान लाया जाता है। जो खर्च होता है, जैसे कि मान लो जाए 50,000 करोड़ का बजट आया, तो 50,000 करोड़ के में से 1/6 राशि लेखानुदान के माध्यम से पारित करवा दिया जाता है, और इस राशि से ही ये जो बीच का जो अप्रैल माह है और मई माह है, इसमें काम चलाया जाता है। 1-2 माह जो बजट को जब तक बजट पारित नहीं हुआ है तब तक सरकार को खर्च करने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा लेखानुदान के माध्यम से सरकार को मिलता है। जो बजट की पूरी राशि रहती है उसका 1/6वां हिस्सा लेखानुदान के माध्यम से पारित करवा लिया जाता है, और 1-2 महीने तक उसमें काम चलाया जाता है। और जब बजट पारित हो जाता है तो पूरी पैसे तो फिर उसके बाद तो वैधानिक स्वीकृति मिल गई बजट के पारित होने के बाद सरकार को, तो फिर मेन पैसे से काम चलाया जाता है। उस दरमियान जो बीच में जो पैसा जरूरत पड़ता है उससे लेखानुदान के माध्यम से पारित करवाया जाता है। वो 1/6वां हिस्सा रहता है कुल टोटल बजट का। ठीक, उसके बाद 6वां चरण आता है वित्त विधेयक का पारित होना। जब ये सब पारित हो गया है तो फिर वित्त विधेयक पारित होता है, जो वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए, जो पैसे से संबंधित प्रस्ताव हैं उसको अप्लाई करने के लिए ये लाया जाता है, वित्त विधेयक को पारित करवाया जाता है। धन विधेयक के समान सभी शर्तें इसमें लागू होती है, जैसे कि लोकसभा में ही पारित होगा, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही पारित होगा। ठीक है, इसको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं भेज सकता। ये सब धन विधेयक के समान इसकी शक्तियां रहती है। और संशोधन जो रहता है, वित्त संशोधन है ना, जो संशोधन रहता है, जो कि किस मद पे कितना खर्चा, इसमें कम खर्चा करना चाहिए, इसमें ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, इसके लिए संशोधन भी प्रस्तावित वित्त विधेयक के माध्यम से किया जाता है, और वित्त विधेयक पारित हो जाता है। वित्त विधेयक के पारित हो जाने के बाद बजट को प्रस्तावित मान लिया जाता है, पारित मान लिया जाता है, उसके बाद फिर बजट पारित हो जाता है। तो ये चीज़ें थी, 6 चरण में बजट जो होता है वो पूरा पारित होता है। अब देखिए कुछ प्रकार की और अनुदानें होती हैं, जैसे कि अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, अधिक अनुदान। ये सब क्या चीज़ होता है इसको भी देख लेते हैं, ये बीच बीच में पारित करवाना पड़ता है इसको। अनुपूरक अनुदान, ठीक है, अनुपूरक अनुदान क्या होता है, जब किसी मद के लिए, किसी भी सेक्टर के लिए खर्च किया, जो राशि प्रस्तावित की जाती है वो अपर्याप्त होती है। जैसे कि मान लो जाए कोरोना के वैक्सीन के लिए 5,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया, अब ये लग रहा है कि 5,000 करोड़ रुपए अपर्याप्त है, मतलब ये पर्याप्त नहीं है, कम पड़ेगा खर्चा, तो अनुपूरक अनुदान पारित करवाया जाता है, अनुपूरक अनुदान लाया जाता है। इसको कर देगा 500 करोड़, उसमें बढ़ाना है अगर 5500 करोड़ करना है तो अनुपूरक अनुदान लाया जाएगा और अनुपूरक अनुदान को पारित करवाया जाएगा। अनुपूरक अनुदान क्या होगा, अनुपूरक अनुदान क्या होता है, जब किसी सेक्टर में जितना स्वीकृत किया गया वो कम पड़ रहा हो, उसमें एक्स्ट्रा खर्चा करना हो तो अनुपूरक अनुदान लाया जाता है। अपर्याप्त धन अगर पर्याप्त ना हो, अपर्याप्त हो तब। दूसरा होता है अतिरिक्त अनुदान। अतिरिक्त अनुदान कब लाया जाता है, कब पारित किया जाता है, अतिरिक्त अनुदान कब लाया जाता है, जब अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता हो। ठीक है, किसी भी मद पे कितना भी कोई खर्च किया गया हो उसमें एक्स्ट्रा खर्चे की आवश्यकता हो। ठीक है, एक्स्ट्रा खर्चे की आवश्यकता हो। देखिए इसमें अंतर क्या है, अनुपूरक अनुदान का मतलब क्या होता है, पहले ही धन पर्याप्त ना हो तो अनुपूरक अनुदान, लेकिन जब खर्च उसमें पारित हो गया, जैसे कि अतिरिक्त अनुदान क्या होता है, अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता हो, किसी चीज में 400 करोड़ रुपए खर्चा किया गया है, अब खर्च करने के लिए लाया गया उसको, उसमें और एक्स्ट्रा खर्चा करना है, ऐसा पता चला, लगा कि उसमें और एक्स्ट्रा खर्चा करना है, तो अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता हो, किसी में ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता है उसमें, तो क्या किया जाता है, अतिरिक्त अनुदान।
लाया जाता है, वो होता है अतिरिक्त अनुदान। ये पहले से ही अपर्याप्त है और इसमें बाद में समझ में आ रहा है कि ये अतिरिक्त व्यय की अगर आवश्यकता है तो उसमें क्या लाया जाता है, अतिरिक्त अनुदान। अधिक अनुदान, निर्धारित रकम से ज़्यादा व्यय करना हो, ठीक है। अतिरिक्त अनुदान कब लाए, अनुदान क्या होता है, निर्धारित रकम से अधिक व्यय करना हो, ज़्यादा खर्चा करना हो, निर्धारित रकम से फिक्स्ड कर दिया गया है कि 50 करोड़ रुपए, किसी 50 करोड़ रुपए का एक ब्रिज बनाया जाएगा और उसको बताया जा रहा है कि उसमें ज़्यादा व्यय करने का जरूरत पड़ रहा है। अगर उसमें 100 करोड़ रुपए का व्यय करने की जरूरत पड़ रही है तो वो अधिक अनुदान पारित करवाया जाएगा, निर्धारित रकम से ज़्यादा व्यय करने की जरूरत पड़े तब, ठीक है। जितना फिक्स्ड रकम है 50 करोड़ रुपए फिक्स है, उससे ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है तो अतिरिक्त व्यय करना पड़ रहा है तो अधिक अनुदान लाया जाता है। प्रत्यानुदान, इमरजेंसी फंड के लिए, आकस्मिक धन की आवश्यकता हो, इमरजेंसी चीज़ों की आवश्यकता हो, किसी चीज़ में कुछ भूकंप आ गया, सुनामी आ गया है तो उसके लिए किसी आकस्मिक रूप से इमरजेंसी में किसी फंड की आवश्यकता तो प्रत्यानुदान पारित करा, तो बजट का ही हिस्सा होता है ये सब, उसी से प्रत्यानुदान पारित करवाया जाता है। अपवादानुदान, किसी स्पेशल पर्पस के लिए, किसी विशेष पर्पस के लिए, किसी चीज़ स्पेशल प्रोविज़न के तहत कोई चीज़ गठित की गई, उसके लिए किसी पैसे की जरूरत पड़ती है तो अपवादानुदान होता है, वो अपवादानुदान पारित कराता है। सांकेतिक अनुदान, पहले से प्रस्तावित सेवा के अतिरिक्त किसी सेवा के लिए धन की आवश्यकता हो, पहले से बहुत सारी चीज़ें प्रस्तावित कर दी गई हैं और किसी नए चीज़ के लिए अगर कहीं धन की आवश्यकता है और किसी नए चीज़ को प्रस्तावित कर रहे हैं आप और धन की आवश्यकता है तो सांकेतिक अनुदान पारित करवाया जाता है, ठीक। तो पहले से प्रस्तावित किसी अतिरिक्त सेवा के अतिरिक्त, ठीक है, एक्स्ट्रा कोई सेवा के लिए किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है तो सांकेतिक अनुदान कहलाता है वो, ठीक। तो ये हो गया आपका बजट पूरा कंप्लीट। ये आर्टिकल वाइज भी देख लीजिए। अनुच्छेद 112 में बजट दिया गया है, ठीक है। बजट के बाद अनुच्छेद 113 में प्राक्कलन, एस्टीमेट, जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उसके बाद एस्टीमेट किया जाता है कि कितना, ठीक है, ये जो बजट में जो प्रावधान किया गया है वो पर्याप्त है कि नहीं, एक एस्टीमेट बनाया जाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 113 में प्राक्कलन शब्द कहा गया है, वही प्राक्कलन एस्टीमेट है एक तरीके का, ठीक है, कि इतना जो खर्च जो बताया गया वो सही है कि नहीं। उसके बाद बजट पहले तैयार किया जाता है, ठीक है, तैयार किया जाता है, उसके बाद उसका एस्टीमेट किया जाता है कि इतना पैसा उसमें खर्च करना है कि नहीं। अनुच्छेद 114 में विनियोग के बारे में बताया गया, विनियोग विधेयक के बारे में वैधानिक स्वीकृति देता है। अनुच्छेद 115 अतिरिक्त अनुदान कि भाई जितना व्यय उसमें किया जाने वाला है वो पर्याप्त है कि नहीं, उसके बाद एक्स्ट्रा व्यय थोड़ी करना है तो अतिरिक्त अनुदान के माध्यम से एक्स्ट्रा व्यय करना पड़ता है तो उसको पारित करवाया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 116 लेखानुदान, लेखानुदान मैंने बता दिया 1/6 राशि जब तक बजट पारित नहीं हुआ है तब तक पारित करवाने के लिए एक्स्ट्रा जो राशि देना पड़ता है जिसका 1/6 हिस्सा रहता है पूरे बजट का, वो लेखानुदान कहलाता है। ये अनुच्छेद 116 में दिया गया है। ये अनुच्छेद भी अगर पूछ दिया तो वो भी याद रखिएगा, जो मैं प्रोसेस बताया हूँ वही इस अनुच्छेद वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो इसको आप लोग नोट करिए अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।